Hello everyone, welcome to our new lecture. This is the third lecture of solution. In our previous lectures, we have already completed the basic part of solution, that is how to calculate the molecular weight and equivalent weight of any compound. And also we have learned the types of solution. Now in this lecture, we will learn about the concentration or strength of the solution. So write down strength of the solution, strength or concentration or composition of the solution, composition of the solution. So basically these are the three different names of concentration: strength, concentration or composition. We'll use the concentration term only, okay? So what do you mean by the strength or concentration of the solution? So what do you mean by concentration? See, बहुत ही एक छोटा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लेते और उस प्रैक्टिकल एग्जांपल से सब कुछ आसान हो जाएगा। बिल्कुल देखो, और बहुत मज़ा भी आएगा इसमें। तो इधर पे मैंने क्या किया है, एक ग्लास रखा है और बिल्कुल एक आइडेंटिकल ग्लास यहाँ पर भी मैंने रखा है, ठीक है? एकदम बिल्कुल सेम हाइट, शेप, साइज बिल्कुल सब सेम ही है। तो इधर पे जो ग्लास है, उधर पे जो ग्लास है, दोनों का सेम हाइट एंड शेप है, ठीक है? शेप एंड साइज सेम है। इधर पे भी मैंने पानी रखा है और जितना पानी मैंने यहाँ पर रखा है उतना ही सेम पानी इधर पे भी मैंने रखा है। सो द अमाउंट ऑफ वाटर इज सेम इन बोथ द ग्लासेस। तो ये एक्चुअली हम लोग एक फिजिकल सेंस के लिए कर रहे हैं ताकि कंसंट्रेशन जो है वो हम खुद से समझ सके कि व्हाट इज़ द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन। तो देखो, ये जो ग्लास है मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून शुगर दिया है, 2 टेबलस्पून शुगर, ओके? सो यार 2 टेबलस्पून शुगर और यहाँ पर हम लोगों ने 4 टेबलस्पून शुगर दिया है, 4 टेबलस्पून शुगर। अब तुम ही लोग बताओ कि सेंस क्या कहता है। अच्छा, इसमें सर क्या है, इसमें सर 2 टेबलस्पून शुगर दिया है हम लोगों ने, पानी में 2 टेबलस्पून शुगर, लेकिन यहाँ पर 4 टेबलस्पून शुगर। तो ऑब्वियसली द अमाउंट ऑफ शुगर इज ग्रेटर इन दिस केस, राइट? इससे ऑब्वियसली ज़्यादा है ना इसमें। तो अभी सेंस क्या काम कर रहा है सर, ये सेंस काम कर रहा है कि अमाउंट ऑफ वाटर इज सेम इन बोथ द केसेस बट द अमाउंट ऑफ शुगर इज ग्रेटर इन दिस केस, दैट्स वाई। तो हम लोग का सेंस ये बताता है कि कंसंट्रेशन ऑफ दिस ग्लास इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन दिस ग्लास। तो हम लोगों को तो ये पता है कि एक्चुअली सॉल्यूशन बनता कैसे। सॉल्यूशन, सी सॉल्यूशन इज द कॉम्बिनेशन हो, ये पहले समझना चाहिए कि व्हाट इज सॉल्यूशन। सी सॉल्यूशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, जो मैंने पिछले लेक्चर में ऑलरेडी बताया हुआ है कि सॉल्यूशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सो इन दिस फिजिकल एग्जांपल, ये जो वाटर हम लोगों ने यहाँ पर रखा है ना, व्हाट इज दैट? दिस वाटर इज एक्चुअली द सॉल्वेंट, दिस वाटर इज एक्चुअली द सॉल्वेंट। एंड व्हाट इज दिस शुगर? दिस शुगर इज द सॉल्यूट, दिस शुगर इज द सॉल्यूट। तो वाटर इज द सॉल्वेंट एंड शुगर इज द सॉल्यूट। नाउ द फैक्ट इज, यहाँ पे शुगर ज़्यादा है या फिर यहाँ पे शुगर ज़्यादा है? ऑब्वियसली यहाँ पर शुगर ज़्यादा है, यानी सॉल्यूट जो है ना, ये वाला एग्जाम्पल पे ज़्यादा है। और हम लोगों को सेंस ये बता रहा है कि तब इसका कॉन्सेंट्रेशन भी ज़्यादा होना चाहिए। यानी क्या समझ में आ रहा है हम लोगों को? दैट, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, दैट द कंसेंट्रेशन ऑफ एनी सोल्यूशन, कंसेंट्रेशन ऑफ एनी सोल्यूशन, कंसेंट्रेशन ऑफ एनी सोल्यूशन इज, सी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जितना ज़्यादा है कंसंट्रेशन उतना भी ज़्यादा है। यहाँ पर 2 टेबलस्पून तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन कम है, इधर पे 4 टेबलस्पून इसलिए कंसंट्रेशन थोड़ा सा ज़्यादा है। यानी द कंसंट्रेशन ऑफ एनी सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट जितना बढ़ेगा कंसंट्रेशन भी उतना ही बढ़ेगा, राइट? दैट्स व्हाई इट इज़ द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जितना बढ़ रहा है कंसंट्रेशन भी उतना बढ़ रहा है। अभी नेक्स्ट पार्ट देखो, यही वाला जो एग्जाम्पल है, मैं इसका थोड़ा सा और एक फिजिकल एग्जाम्पल बताता हूँ। कैसे? देखो, यही पानी वगैरह था, वही सेम ग्लास है, ठीक है? लेकिन इसमें चेंजेस क्या है? मान लो यहाँ पर पानी जो है पूरा ग्लास में भरा हुआ है, ठीक है? जो पानी है यहाँ का पूरा भरा हुआ है, लेकिन यहाँ पर पानी ग्लास के बिल्कुल आधा भरा हुआ है, बिल्कुल आधा। सेम ग्लास है ना, लेकिन यहाँ का पानी एकदम भरा हुआ है, इधर के ग्लास का आधा भरा हुआ है, हाफ। तो यहाँ पर मैं अभी 4 टेबलस्पून शुगर डाल रहा हूँ इसमें। अच्छा 2, चलो 2 टेबलस्पून शुगर, और इधर पे भी 2 टेबलस्पून शुगर।
अभी सेंस क्या बता रहा है कि इसमें 2 टेबलस्पून शुगर है, इसमें 2 टेबलस्पून शुगर है, यानी द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज सेम इन बोथ द केसेस, बस डिफरेंट क्या है, डिफरेंट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, यानी पानी जो कि यहाँ पे बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा है, इसमें बहुत कम है। तो जहाँ पे सॉल्वेंट ज़्यादा है यानी पानी जिसमें ज़्यादा है उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, फिर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट सेम है ना, पानी ज़्यादा है यानी इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है ऑब्वियसली इससे कम होगा। सेंस यही बता रहा है ना कि कम पानी में 2 टेबलस्पून शुगर और ज़्यादा पानी में वही 2 टेबलस्पून शुगर, तो ऑब्वियसली द कंसेंट्रेशन ऑफ दिस सोल्यूशन शुड बी हायर। देखो वही है ना, यानी अगर हम लोग सॉल्यूट को फिक्स रखकर सॉल्वेंट को वेरी करें तो ऐसा होता है कि सॉल्वेंट का अमाउंट जितना बढ़ेगा कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन उतना ही घटेगा, यानी द कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज द सेकंड रिलेशनशिप। द कंसेंट्रेशन ऑफ एनी सॉल्यूशन, अगर हम लोग सॉल्यूट को फिक्स रखकर सॉल्यूशन, अगर हम लोग सॉल्यूट को फिक्स रखकर सॉल्वेंट को वेरी करें तो यानी इट इज द इनवर्स प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप। वाई, जितना सॉल्वेंट का अमाउंट बढ़ाओगे उतना अमाउंट कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीज होगा। सो इट विल बी 1 बाय अमाउंट ऑफ solvent, so this is the first relationship and this is the second relationship, yani the concentration of any solution is actually proportional to amount of solute divided by amount of solvent। बहुत अच्छा है। so combining these two relationships, ये दोनों को अगर हम लोग कंबाइन करें तो क्या आता है, फिर अगर ये दोनों को हम लोग कंबाइन करें तो इतना तो पता चलता है ना कि ये आता है concentration of any solution, देखो जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप में है, यानी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जितना बढ़ाओगे कंसेंट्रेशन उतना बढ़ेगा। तो ये किस में होना चाहिए, न्यूमरेटर या फिर डिनोमिनेटर में? ऑब्वियसली सॉल्यूट जो है वो न्यूमरेटर में होना चाहिए बिकॉज इट इज डायरेक्टली रिलेशनशिप, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सो इट विल बी इन द न्यूमरेटर। सो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में कौन सा होना चाहिए, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। वाई, बिकॉज द रिलेशनशिप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट जो है वो नीचे है, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। So this is the basic definition of concentration, that concentration of any solution is actually equal to amount of solute divided by amount of solvent. Now the unit may vary, ये ग्राम में होगा, शायद ये मास में होगा, ये वॉल्यूम में होगा, कुछ भी हो सकता है, solute solvent ये वैरी कर सकता है, लेकिन but the basic definition of concentration of any solution is amount of solute divided by amount of solvent। समझ गया कैसे आ गया ना? तो अभी देखो मैं एक और फिजिकल एग्जाम्पल बता रहा हूँ। मैं किसी के घर गया गर्मी में और जाके मैं बोल रहा हूँ कि मुझे ग्लूकॉन डी देना। ओके, ग्लूकॉन डी मतलब ग्लूकॉन डी का थोड़ी ना चम्मच देके चला आएगा कोई, वो पानी में पानी का सॉल्यूशन बना के लाएगा ना। तो 1 गिलास पानी है उसमें और मैंने ऐसे इंस्ट्रक्ट कर दिया कि 1 गिलास पानी देना, 1 गिलास ऐसे भरा हुआ, ठीक है, 1 गिलास पानी देना, उसमें कितने चम्मच, 2 टेबल स्पून। ओके, 2 टेबल स्पून ग्लूकॉन डी देखो ऐड कर दिया ग्लूकॉन डी का। तो 2 टेबल स्पून ग्लूकॉन डी। ओके, 1 गिलास पानी में 2 टेबलस्पून ग्लूकॉन डी, ये मैंने इंस्ट्रक्ट कर दिया। अभी वही बंदा जो किचन में बनाने गया था वो सोल्यूशन, वो आके मुझसे कह रहा है कि सर देखो मैंने लेके आया आपके लिए ये आपका ग्लास जिसमें आपने बोला था कि ग्लूकॉन डी का सोल्यूशन बनाना। उसमें सर मैंने पूछा कि अच्छा तुमने बना लिया, कोई बात नहीं, चलो ये पानी के अंदर ग्लूकॉन डी जो डिजॉल्व है ऑलरेडी, लेकिन मुझे इतना बताओ कि कितना मिक्स किया तुमने। सर जो आपने बोला था क्या, 2 टेबल स्पून ग्लूकॉन डी सर, 2 टेबल स्पून ग्लूकॉन डी। मैंने बोला चलो ठीक है, फिर मैंने खा के देखा हाँ ठीक ही बनाया है इसने। तो अभी ये दोनों केसेस में जो मैंने बताया, ये दोनों ग्लासेस को मैंने डिफरेंट करके क्यों ड्रॉ किया, मतलब डिफरेंट क्या है दोनों में। देखो जब मैंने यहाँ पर बोला था ना, तो मैंने ऐसे बोला था कि 1 गिलास वाटर में, 1 गिलास पानी में 2 चम्मच ग्लूकॉन डी, यानी मैं बोल रहा था विथ रेस्पेक्ट टू सॉल्वेंट। लेकिन वो आके मुझसे बोला ये लीजिए सर आपका ग्लूकॉन डी वाला शरबत, यानी ही वॉज सेइंग विथ रेस्पेक्ट टू सॉल्यूशन, विथ रेस्पेक्ट टू सॉल्यूशन। ध्यान से समझो मेरी बात को, एक ही चीज है ना, यही मिक्सचर है, पानी के अंदर 2 टेबलस्पून ग्लूकॉन डी बनाना है, लेकिन वो बनता है तो शरबत ना, ग्लूकॉन डी का मिक्सचर। यानी वो जब आके मुझसे बोल रहा है कि सर इजीली आप पे ग्लूकॉन डी का मिक्सचर यानी सॉल्यूशन या फिर शरबत, यानी ही इज सेइंग विथ रेस्पेक्ट टू सॉल्यूशन, और मैंने बोला था विथ रेस्पेक्ट टू सॉल्वेंट। पानी के हिसाब से बोलना मतलब क्या, विथ रेस्पेक्ट टू सॉल्वेंट, और जब वो आके मुझसे बोल रहा है इट इज विथ रेस्पेक्ट टू सॉल्यूशन। तो यानी हम लोग कोई भी मिक्सचर को 2 तरह से कह सकते हैं, यानी विथ रेस्पेक्ट टू सॉल्वेंट और विथ रेस्पेक्ट टू सॉल्यूशन। अभी देखो
अगर मैं ऐसा बोलूँ कि यहाँ पर ये 2 टेबलस्पून ग्लूकॉन डी को सेम रखो, ठीक है, थोड़ा सा पानी इसमें डाल दो, ज़्यादा थोड़ा सा और पानी डाल दो इसमें, तो उसने डाल दिया उसने डाल दिया। तो ये तो पहले से दोनों का मिक्सचर, मतलब वो तो सॉल्वेंट नहीं था, मिक्सचर मतलब वो पहले से सॉल्यूशन बन चुका था। अभी सॉल्यूशन के अंदर तुम फिर से पानी डाल रहे हो, सॉल्यूशन के अंदर तुम फिर से पानी डाल रहे हो, यानी सॉल्यूशन का जो अमाउंट है यानी जो वॉल्यूम है वो बढ़ रहा है। अभी तुम ही लोग बताओ, मैंने पानी डाला है यानी मैंने उसको और डाइल्यूट किया है, तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा या कमेगा? ज़रूर कॉन्सेंट्रेशन जो है वो घटेगा, बिकॉज वी आर एडिंग मोर वाटर, यानी वी आर डाइल्यूटिंग, वी आर डिक्रीजिंग द कंसेंट्रेशन, दैट्स व्हाई। सो ऑब्वियसली, तो अगर हम लोग ये भी मान लें कि अगर अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन बढ़ता है यानी द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन अगर इंक्रीज होता है, तो फिर से कंसेंट्रेशन जो है वो डिक्रीज करता है। लेकिन इसमें देखो, इसमें जो 2 टेबलस्पून जो ग्लूकॉन डी था, यानी जो द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज फिक्स्ड, दैट मीन्स सॉल्यूशन का अगर अमाउंट बढ़ जाए तो कंसेंट्रेशन डिक्रीज होता है। यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि फॉर अनदर रिलेशनशिप दैट कंसेंट्रेशन ऑफ एनी सॉल्यूशन इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। जो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा था ना, ये एग्जाम्पल समझ में आया क्या? हाँ, क्योंकि एक ग्लास में उतना ही 2 टेबलस्पून ग्लूकॉन डी है, बस मैं थोड़ा सा पानी डाल के सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो है उसको और बढ़ा रहा हूँ, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन अगर बढ़ेगा तो क्या समझो, कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है सर। हाँ, इट मीन्स हम लोग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी सॉल्यूशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऊपर में जो है वो फिक्स्ड है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट वो न्यूमरेटर में होना ही चाहिए, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट फिक्स्ड है, लेकिन जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है, वो डिनोमिनेटर वाला जो पार्ट है वो चेंज हो गया। क्या हो गया? वो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट से मैं ये सब भी लिख सकता हूँ अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, यानी मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, बस ऐसे दिखा रहा हूँ कि दोनों तरीके से हम उसको लिख सकते हैं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। सो बेसिकली कंसेंट्रेशन ऑफ एनी सॉल्यूशन कैन बी डिटरमाइंड विथ रिस्पेक्ट टू two types. One is amount with respect to solvent and the other is with respect to solution. यानी हम लोग किसी भी सॉल्यूशन का अगर कंसेंट्रेशन निकालना चाहे तो उसको हम लोग दो तरह से निकाल सकते हैं, एक तो विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट, दूसरा विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन। समझ में आ गया ना? So basically, what is the definition of concentration of any solution? That is the amount of solute dissolved in some quantity of solvent or solution is known as concentration of that solution. कुछ लेके ये बोल जाते कि सर द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन सम क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज कंसेंट्रेशन। हाँ सही तो है, लेकिन मिस कर गया ना सॉल्यूशन को। और कुछ लोग ये भी बोल जाते कि सर द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन सम क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। वो बंदा तो सॉल्वेंट को मिक्स कर गया, लेकिन हम लोग किसी को मिस नहीं करेंगे, दोनों को लिखेंगे। दैट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। लिखो द कंसेंट्रेशन ऑफ एनी सॉल्यूशन का डेफिनेशन लिख रहे हैं हम लोग अभी। द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolved in a particular quantity of solvent or solution देखो इसको मैं अंडरलाइन करता हूं, with respect to solvent or with respect to solution, some a particular quantity of solvent or solution is known as the concentration of the solution, is known as the concentration of the solution. So this is the basic definition of concentration or strength or composition of a solution, that is the amount of solute। ये फिक्स्ड है, ये न्यूमरेटर में देखो बंदा, ये अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दोनों में सेम ही है ना, वो तो सेम रहेगा, लेकिन नीचे जो है डिनोमिनेटर वाला पार्ट या तो यू कैन डिटरमाइन विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट और विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन, ये वेरी करता है, अदर विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट और विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन। तो लोगों को ये भी कंफ्यूजन होता है कि सर कैसे निकालें विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, व्हिच वन इज मोर एक्यूरेट। ऐसा कोई बात नहीं है, जो तुम्हें अच्छा लगे तुम वैसा कर सकते हो, लेकिन हाँ उस कॉन्सेंट्रेशन का नाम अलग हो जाएगा। कैसे मैं वो भी दिखाता हूँ, कोई बात नहीं है, बट ये जो है समझना चाहिए कि सर हम लोग कॉन्सेंट्रेशन दो तरह से निकाल सकते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट और विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन। बार बार मैं इसको बोल रहा हूँ, विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट एंड विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन। ओके, तो इसको मिटाता हूँ मैं अभी। तो ये जो है इसको ज़रूर याद रखना। चलो इसके शॉर्ट में थोड़ा सा लिख देता हूँ, कैसा। तो ये डेफिनेशन जो इसको लिख लेना। ओके, सो देयरफॉर कंसेंट्रेशन इक्वल्स टू एक तो है जो मैंने बोल दिया सॉल्यूट बाय सॉल्वेंट, यानी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन सम क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट, और
इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, amount of solute dissolved in some quantity of solution. So again I am saying that concentration can be determined in two types, that is with respect to solvent and with respect to solution. तो ये जो दोनों फ़र्क है, ये दोनों के फ़र्क के हिसाब से हम लोगों ने कंसंट्रेशन और स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन को 8 तरीकों में डिवाइड किया है। चलो तो उन 8 तरीकों को देख लेते हैं। तो ये ज़रूर लिख लेना कि कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू सॉल्यूट बाय सॉल्वेंट और सॉल्यूट बाय सॉल्यूशन। तो ये नीचे वाला जो डिनोमिनेटर वाला जो पार्ट है, बार बार बोल रहा हूँ इसको रिपीट करके, जो नीचे वाला जो पार्ट है इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखते हैं कितने तरीके का कॉन्सेंट्रेशन होता है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन कितने तरीके का होता है, टाइप्स ऑफ कंसेंट्रेशंस लिखो, टाइप्स ऑफ कंसेंट्रेशंस, टाइप्स ऑफ कंसेंट्रेशंस। ठीक है, जैसे मैंने बोला 8 तरीके का कंसेंट्रेशन होता है। नंबर वन इज परसेंटेज स्ट्रेंथ, परसेंटेज स्ट्रेंथ और परसेंटेज कंसेंट्रेशन व्हाटएवर। नंबर 2 नॉर्मलिटी। नंबर 3 मोलारिटी। नंबर 4 मोलालिटी, it is LITY, okay, different, it is molarity, it is molality. Number 5 mole fraction, Number 6 gram per liter. Number 7 formality, okay, and number 8 it is ppm, यानी पार्ट्स पर मिलियन। लिख लेते हैं इसको, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है ना। सो परसेंटेज स्ट्रेंथ, नॉर्मलिटी, मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन, ग्राम पर लीटर, फॉर्मेलिटी एंड पीपीएम। इन 8 में से पहले जो ये 5 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये 5 को याद रखना ही है, हाँ सभी को याद रखना है, लेकिन जो ये पहला 5 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो मोलालिटी वाला है इसको थोड़ा सा स्टार देख के रखो, ये थोड़ा सा यूनिक है। कैसे यूनिक है बताता हूँ। इसको इधर से एक एरो दे के रखो, इधर पे एक, दोनों यूनिक है। तो ये यूनिकनेस जो है मैं बताऊंगा। पहले तो इतना समझ लो कि कंसंट्रेशन सर हम लोग 2 तरह से निकाल सकते हैं। फिर से बोल रहा हूँ मैं, देखो बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये मिस नहीं होना चाहिए किसी को, कि सॉल्यूट बाय सॉल्वेंट और solute by solution. So we can determine the concentration in 2 types, that is with respect to solvent and with respect to solution. याद रखने वाला बात यह है कि ये जो है solute by solution, ये जितने भी है यहाँ पर 8 नाम मैंने लिखा है, उनमें से सिर्फ मोलालिटी जो है, मोलालिटी को छोड़कर बाकी जितने भी है यहाँ पर परसेंटेज स्ट्रेंथ, नॉर्मलिटी, मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन, ग्राम पर लीटर, फॉर्मेलिटी, पार्ट्स पर मिलियन, सब जनरल इसी को फॉलो करते हैं, सॉल्यूट बाय सॉल्यूशन। तो सर ये जो मोलालिटी वाला है ये एक्चुअली सॉल्यूट बाय सॉल्वेंट जो फॉर्मूला है इसको फॉलो करता है। सो वी डिटरमाइंड मोलालिटी, ये पहला वाला यूनिकनेस की, विथ रेस्पेक्ट टू सॉल्वेंट। लिख लेना। सो मोलालिटी इज डिटरमाइंड विथ रेस्पेक्ट टू सॉल्वेंट। सर यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर क्या लिखना है मैं बाद में बताऊंगा, ये वाला जगह को छोड़ दो, ये मैं बाद में बताऊंगा, जरूर बताऊंगा इसको कि मोलालिटी में ये दूसरा यूनिकनेस क्या है। ठीक है, इससे एक्चुअली एमसीक्यू भी आता है, ये जो दूसरा यूनिकनेस होने वाला है जरूर बताऊंगा मैं, कोई बात नहीं है। तो पहला वाला लिख लिया ना कि विथ रेस्पेक्ट टू सॉल्वेंट। तो ये आपसे याद रखो कि सर ओनली मोलालिटी इज द ओनली कंसेंट्रेशन, मोलालिटी इज द ओनली कंसेंट्रेशन विच इज डिटरमाइंड विथ रेस्पेक्ट टू सॉल्वेंट एंड ऑल द अदर कंसेंट्रेशंस आर डिटरमाइंड विथ रेस्पेक्ट टू सॉल्यूशन। अगर ये याद नहीं रहेगा ना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। चलो हो गया नहीं है कि अगर टाइप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशंस 8 है तो उनमें से सिर्फ एक जो है वो सॉल्वेंट के हिसाब से डिटरमाइन किया जाता है और वो होता है मोलालिटी, और जितने भी बाकी है वो सारा निकलता है सॉल्यूशन के हिसाब से। हो गया, तो इसको ज़रूर याद रखना। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, अगर लिखना है तो पॉज करके लिख लो। चलो हो गया। तो पहला वाला जो है नंबर 1 हम उससे शुरू करने वाले हैं, दैट इज द परसेंटेज स्ट्रेंथ। परसेंटेज स्ट्रेंथ सब कुछ मिटा देता हूँ यहाँ पर। नंबर 1 दैट इज परसेंटेज स्ट्रेंथ। थोड़ा सा जल्दी सीखेंगे इसको क्योंकि ये पहले हो चुका है हम लोगों को ये सब क्लास 11 में, तो इसको जल्दी सीखते हैं। परसेंटेज स्ट्रेंथ, हालांकि मैं सब कुछ दिखाता हूँ, कोई बात नहीं, इसमें कुछ छूटेगा नहीं, डोंट वरी। सो परसेंटेज स्ट्रेंथ,
सी परसेंटेज स्ट्रेंथ 3 तरीके का होता है, पहले तो वो समझ लेते हैं. ओके, दैट इज, अच्छा बिफोर दैट द कंसेप्ट ऑफ परसेंटेज. व्हाट डू यू मीन बाय परसेंट? परसेंट मतलब जब भी हम कोई नंबर को या फिर कोई क्वांटिटी को हम लोग परसेंटेज में रिप्रेजेंट करते हैं, यानी हम लोग पकड़ लेते हैं कि जब द टोटल अमाउंट ऑफ द क्वांटिटी इज 100. एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 70%, कोई कैंडिडेट को हमारी एरिया से 70% वोट्स मिला है. मतलब बता सकते हो इसका 70% वोट्स, यानी हम लोगों ने ऐसा समझ लिया है कि शायद हम लोगों के एरिया में 100 वोटर्स है, 100 वोटर्स. ओके, 100 वोटर्स, और उन 100 वोटर्स में से 70 वोटर्स ने उस कैंडिडेट को वोट दिया है. 70 वोटर्स, ठीक है. तो बाकी के जो 30 वोटर्स है वो शायद उन लोगों ने वोट नहीं दिया है या फिर किसी और कैंडिडेट को वोट दिया, लेकिन उनको नहीं दिया. तो उनको कितना मिला? हर 100 वोटर्स में से, हर 100 इन पर 100 वोटर्स. ये बात को समझ में रखो कि हर 100 में से उनको 70 वोटर्स मिले. क्यों हर, मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ कि पार्स 100 वोटर्स? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हमारे एरिया में सिर्फ 100 ही लोग हैं. 100 से कम भी हो सकते, 100 से ज़्यादा भी हो सकते. लेकिन हम लोग मान लेते कि मान लो एक एरिया में 10,000 लोग हैं, मान लेते ज़्यादा है. तो 10,000 में से अगर किसी को मिला मान लो 7,000 वोट्स, यानी 10,000 में उसको मिलता है 7,000, यानी अगर 100 में मिलेगा तो कितना मिलेगा? 70. दैट मीन्स 70% वोट्स. ऐसे हम लोग पर 100 में निकाल लेते हैं. उसी को कहते हैं परसेंटेज. यानी परसेंटेज मतलब जो टोटल अमाउंट जो होता है उसको हम लोग मान लेते हैं 100. ये समझना बहुत ज़रूरी है. चलो हो गया. ये अगर समझ गए तो अभी परसेंटेज स्ट्रेंथ को क्लासीफाई करते हैं. देखो कैसे होता है. परसेंटेज स्ट्रेंथ 3 तरीके का होता है. नंबर 1 W/W. ओके, W/W. नेक्स्ट W/V एंड नेक्स्ट V/V. इसको हम लोग बोलते हैं बाई मास, और इसको हम लोग बोलते हैं बाई वॉल्यूम. बाई वॉल्यूम, बाई मास एंड बाई वॉल्यूम. और ये क्या होता है सर? ये तो एक्चुअली मास बाई वॉल्यूम है. What do you mean by W? See, W is the mass, okay? Mass of the substance. Any substance, it may be solute or solution or solvent, anything. W is mass. It should be in gram unit, okay? And what is V? V is the volume, sir. And volume का यूनिट क्या होता है? वॉल्यूम का यूनिट होता है ज़्यादातर टाइम इसमें मिलीलीटर. इसमें होता है मिलीलीटर, ठीक है. ये जो परसेंटेज स्ट्रेंथ वाला जो है, इसमें हम लोग वॉल्यूम का यूनिट जो लेंगे वो मिलीलीटर में लेंगे. क्यों मिलीलीटर में लेंगे सर? अच्छा, मान लो अगर कोई एक पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम, परसेंटेज मतलब मैंने क्या बोला, 100 पकड़ना ना. तो अगर तुम लोगों ने वॉल्यूम का यूनिट मिलीलीटर नहीं लेकर मान लो लीटर ले लिया है, तो कैसे लगेगा अगर मैं बोलूँगा कि 100 लीटर का वॉल्यूम? सोच भी सकते हो 100 लीटर मतलब कितना बड़ा. इसलिए हम लोगों ने इसको मिलीलीटर ले लिया है ताकि 100 ml. ये एक प्रैक्टिकल वैल्यू है, लेकिन मतलब 100 लीटर मतलब बहुत ही बड़ा वैल्यू है. इतना बड़ा वैल्यू तो हम लोग दे नहीं सकते, इसी के लिए 100 ml कर लिए. चलो कोई बात नहीं. तो याद रखो बस इसको कि वेट इज इन ग्राम, यानी मास इज इन ग्राम एंड द वॉल्यूम इज इन मिलीलीटर. चलो कोई बात नहीं. तो अभी इसको हम लोग एनालाइज करेंगे. एग्जाम्पल से हम लोग एनालाइज करेंगे, समझना बहुत आसान होता है. तो एग्जाम्पल लेते हैं पहला एग्जाम्पल. अच्छा, पहला एग्जाम्पल से पहले ये भी समझ लो सर, वी नो दैट कंसेंट्रेशन इज डिटरमाइंड विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, बट मोलालिटी इज द ओनली concentration which is determined with respect to solvent, and the others, all the other concentrations are determined with respect to solution. So this percentage strength is determined with respect to solution. याद रखना ना इसको, solution, कोई कंफ्यूजन नहीं है. परसेंटेज स्ट्रेंथ यानी डिटरमाइंड विथ रेस्पेक्ट टू सॉल्यूशन. तो ये विथ रेस्पेक्ट टू सॉल्यूशन हर में होगा. बस एक चीज जो है वो होगा विथ रेस्पेक्ट टू सॉल्वेंट, दैट इज मोलालिटी. सो बेसिकली ये कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला जो यहाँ पर वो लोग फॉलो कर रहे हैं, दैट इज सॉल्यूट बाय सॉल्यूशन. दैट इज सॉल्यूट बाय सॉल्यूशन, सॉल्यूट बाय सॉल्यूशन. तो इसी को नज़र रखते हुए हम लोग ये तीनों जो फैक्टर हम लोगों ने लिखा है उसको देख लेते हैं. पहला वाला जो हम लोगों ने लिया है दैट इज W/W. ओके, बस इसके साथ कंपेयर करो ना. न्यूमरेटर में क्या है? सॉल्यूट. सो हियर इन दिस केस द न्यूमरेटर W यानी मास, दैट इज ग्राम यूनिट. ओके, सो इट इज एक्चुअली सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या है? सॉल्यूशन ना. सो बेसिकली सॉल्यूशन भी जो है ना वो W में, W/W ना. सो सॉल्यूशन इज ऑल्सो इन ग्राम यूनिट, दैट इज द मास ऑफ द सॉल्यूशन. दिस इज the actual find of W/W. then what is V/V? इसको समझ लेते ना, V/V. फिर से देखो, न्यूमरेटर में जो है वो सॉल्यूट और डिनोमिनेटर में जो है सॉल्यूशन. यार बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिप्रेजेंटेड इन V यानी वॉल्यूम, दैट इज मिलीलीटर. सो
solute is also milliliter, the unit of solute is also milliliter, and the volume of solution is also milliliter. That's it, और कुछ नहीं, बस इसको समझ लो, है ना. V by V यानी solute is also represented in milliliter and solution is also represented in milliliter. बस ये हो गया. तो W by W हो गया, V by V हो गया. अभी समझते हैं कि सर व्हाट इज W by V, या समझ लेते हैं व्हाट इज W by V. अरे देखो न्यूमरेटर में जो W है यानी वो सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सॉल्यूट का क्या होगा, सॉल्यूट का क्या होगा ना, वो W है, W यानी ग्राम. सो एक्चुअली द सॉल्यूट इज रिप्रेजेंटेड इन इट्स मास यानी ग्राम यूनिट, और डिवाइडेड बाय जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन यानी V, यहाँ पर V है डिनोमिनेटर में V यानी सॉल्यूशन का जो है हम लोग यहाँ पर वॉल्यूम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यानी मिलीलीटर. सो इतना समझ लो कि W by W मतलब सॉल्यूट और सॉल्यूशन दोनों ही ग्राम में है, V by V मतलब सॉल्यूट और सॉल्यूशन दोनों ही मिलीलीटर यानी वॉल्यूम में है. और अगर W by V किसने लिखा है तो इट मीन्स दैट द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज इन ग्राम एंड द अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन यानी इज इन वॉल्यूम यानी मिलीलीटर. तो आई थिंक इट इज क्लियर. तो ये अगर तुम लोग बना लेते हो, इसको नोट कर लो, मैं मिटा देता हूँ अभी. अगर ये तीनों चीज़ अगर तुम लोग समझ गए हो तो कोई भी एग्जाम्पल चुटकी से बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा. सो W by W, W by V एंड V by V. चलो बना लेते हैं इसको. एग्जाम्पल नंबर 1 मिटा दिया मैंने इसको. एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है, इसको रख लेते हैं यहाँ पर. एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है? एग्जाम्पल नंबर 1 मान लो 63% W by W HNO3 solution, HNO3 solution. अच्छा, पहले तो इस नंबर पे गौर करो. 63% मतलब क्या? 63% यानी हम लोग को पता है परसेंट मतलब 63 by 100 यानी द टोटल अमाउंट इज एक्चुअली 100. And now focus in this relationship, that is concentration equals to solute by solution. That is the formula which is followed by percentage strength. यानी जो ऊपर में जो 63 है, इट इज एक्चुअली द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, इट इज एक्चुअली द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, और नीचे जो डिनोमिनेटर में जो पार्ट है वो दैट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन. सो न्यूमरेटर में जो पार्ट है इट इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द सॉल्यूट एंड द डिनोमिनेटर में जो पार्ट है इट इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द सॉल्यूशन. तो माय क्वेश्चन इज व्हाट इज द यूनिट ऑफ सॉल्यूट एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ सॉल्यूशन. तो कौन सा वाला है ये? W by W. तो W by W मतलब मैंने क्या बोला था, ऊपर में जो न्यूमरेटर में जो है वो भी ग्राम में है क्योंकि वो मास है, डिनोमिनेटर में जो है वो भी ग्राम में है. तो ये जो 63 यानी सॉल्यूट का जो यूनिट हमने बताया है वो भी ग्राम में है. सॉल्यूट इज रिप्रेजेंटेड इन मास दैट इज ग्राम एंड सॉल्यूशन इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड इन मास दैट इज ग्राम. सो इट इज 63 ग्राम, इट इज 100 ग्राम. एज सिंपल इज दैट. 63 ग्राम ऑफ सॉल्यूट dissolved in 100 gram of solution. So actually 63% W by W HNO3 solution means, इधर भी लिखते हैं हम लोग, means what? Means this 63 gram of, देखो अभी ये सॉल्यूट जो है ना, ये सॉल्यूट के अंदर और तो कुछ मिक्स है नहीं, ये सिर्फ प्योर सॉल्यूट है, तो इसको लिखना पड़ता है 63 ग्राम ऑफ प्योर सॉल्यूट. अभी ये सॉल्यूट लिखने से पहले देखो ये किसका सॉल्यूशन है? ये HNO3 का सॉल्यूशन है, यानी HNO3 is the solute here. Okay, so 63 gram of pure HNO3, 63 gram of pure HNO3 because हम लोग सॉल्यूट का सॉल्यूशन बताते हैं हम लोग. जैसे कि किसी के घर गए तो मैंने बोला कि ग्लूकॉन डी का पानी लेके आओ, यानी ग्लूकॉन डी का पानी यानी पानी के अंदर ग्लूकॉन डी को मिक्स करके लाओ, यानी ग्लूकॉन डी इज द सॉल्यूट. देयरफॉर HNO3 का सॉल्यूशन मतलब HNO3 इज द सॉल्यूट हियर. सो 63 ग्राम ऑफ प्योर HNO3 इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, इन 100 ग्राम ऑफ or per 100 gram of solution, whatever, in 100 gram of solution, in 100 gram of solution. तो हो गया ना. 63% W by W HNO3 solution means 63 gram of pure HNO3 is, अच्छा, is dissolved in, लिखना, sorry, is dissolved in 100 gram, ये लाइन लिखना जरूरी है, dissolved in 100 gram of solution. हो गया. नेक्स्ट कुछ और भी एग्जाम्पल ले लेते. W by W जैसे हो गया, अभी हम लोग W by V लेते, V by V लेते. इसको मिटा देता हूँ मैं. अभी हम लोग स्ट्रेन सीख रहे हैं और स्ट्रेन के अंदर जो हम लोग कर रहे हैं दैट इज द परसेंटेज स्ट्रेन. चलो कोई बात नहीं है, ये तुम लोग कर लेना. तो एग्जाम्पल 1 तो हो गया, अभी एग्जाम्पल 2, 3 लेते. बहुत सारा एग्जाम्पल देख लेते तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा फिर. सो एग्जाम्पल 2 में भी इट इज 70% W by V
H2SO4 सॉल्यूशन मान लेते हैं ऐसा कुछ, H2SO4 सॉल्यूशन। तो ये तो हम लोग पहले ही समझ गए कि सर H2SO4 का सॉल्यूशन मींस H2SO4 इज द सॉल्यूट हियर। यस, H2SO4 इज द सॉल्यूट। नाउ एनालाइज दिस थिंग। 70%, 70% मतलब सर क्या होता है, राफ में करेंगे अभी, या फिर दिमाग में भी कर लो ना। 70% यानी 70/100। सो द इन द न्यूमरेटर पार्ट दैट 70 इज रिप्रेजेंटिंग दिस 70/100 ना, दिस 70 is representing the amount of solute and this 100 is representing the amount of solution. Now which unit is this? See, it is W by V. So numerator में जो है वो W यानी ग्राम में और denominator में जो है वो V यानी मिलीलीटर में। So this is actually 70 ग्राम of solute। numerator में जो है वो solute है, this is solute, this is solute। ये बार बार हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे, पहला है तो इसको समझा रहे हैं ऐसे, लेकिन बाद में हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे। ऐसा कुछ लिखने का जरूरत है नहीं, दिमाग में बस समझ लेना हो जाएगा। सो इट इज एक्चुअली 70 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, प्योर सॉल्यूट लिखना जरूरी है। और सॉल्यूट इज व्हाट? सॉल्यूट इज H2SO4। हम लोग लिखेंगे मींस सी 70 ग्राम ऑफ प्योर H2SO4 इज डिजॉल्व्ड इन देखो किसमें 100 ml क्यों? W by V डिनोमिनेटर इज V यानी वॉल्यूम, दैट इज मिलीलीटर। सो इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। हम लोग कोई भी एग्जांपल ऐसे लिख सकते हैं। 70% W by, चलो W by W हो गया, W by V हो गया। अभी हम लोग लेते हैं V by V लेते हैं ना। तो एग्जाम्पल 3 क्या होगा फिर? एग्जाम्पल 3 होगा ऐसा, अभी मैं कुछ नहीं लिखूंगा, डायरेक्टली लिख दूंगा। ओके, इट इज मे बी 80% मान लेते कुछ V by V इथेनॉल सॉल्यूशन, ठीक है। मीन्स देखो V by V यानी बोथ द सॉल्यूट एंड सॉल्यूशन, न्यूमरेटर में सॉल्यूट है, डिनोमिनेटर में सॉल्यूशन है। सो बोथ द सॉल्यूट एंड सॉल्यूशंस आर रिप्रेजेंटेड विथ रिस्पेक्ट टू देयर वॉल्यूम्स यानी मिलीलीटर यूनिट में। So it is 80% यानी 80/100. So 80 ml means what? 80 ml of pure ethanol is dissolved in 100, क्या यूनिट होगा? दोनों, ये भी ml है और ये भी ml है। So 100 ml of what? 100 ml of what? Solution, not solvent. Why? Because percentage strength is determined with respect to solution. Only molality is determined with respect to solvent. याद रखना है इसको। हो गया? चलो एक और लास्ट एग्जांपल ले लेते, बस हो गया, काफ़ी है, इतना काफ़ी है। एग्जांपल 4 ले लेते, लास्ट वाला कुछ भी लेते। चलो मान लेते 65% W by V, क्या बोलेंगे? H2SO4 सॉल्यूशन, डायरेक्टली लिखेंगे। ओके, means what? Means this 65% यानी 65/100, W by V यानी ग्राम पर मिलीलीटर। So it माने ग्राम by मिलीलीटर, it means this 65 gram of what? 65 gram of pure H2SO4, 65 gram of pure H2SO4 is dissolved in what? 100 ml of solution, in 100 ml of solution। देख लो 100 ml of solution। सो ये था परसेंटेज स्ट्रेंथ। आई थिंक इट इज क्लियर हो गया। तो अगर ये क्लियर है तो नेक्स्ट वाला जो कॉन्सेंट्रेशन में हम लोग उसमें जाते हैं। उससे पहले अगर इसमें कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर बताना, ज़रूर क्लियर कर दूंगा मैं, कोई बात नहीं है। लेकिन अभी के लिए परसेंटेज स्ट्रेंथ इस हम लोग ख़त्म हो चुका है, तो और उसको हम लोग नहीं देखेंगे। तो ये नोट कर लेना, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट से। जो नेक्स्ट वाला जो कॉन्सेंट्रेशन है हम लोग उसको सीखने वाले हैं। सो नंबर टू वाज नॉर्मलिटी, राइट? नॉर्मलिटी। चलो नॉर्मलिटी सीखते। देखो नॉर्मलिटी सीखने से पहले जो इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूँ, दैट इज़ जो पहला वाला लेक्चर था हम लोगों का, दैट इज़ हाउ टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर वेट, इक्विवेलेंट वेट, हाउ टू कन्वर्ट द ग्राम यूनिट इनटू ग्राम मोल एंड ग्राम इक्विवेलेंट। वो ज़रूर देख लेना। अगर वो नहीं समझे तो ये कभी नहीं बन पाएगा तुम लोगों से। हालांकि वो बहुत आसान है, एक बार लेक्चर देख लोगे तो आसानी से हो जाएगा, लेकिन उसको स्किप करके ये वाला मत करना। अगर स्किप कर भी लिए तो इस टॉपिक को समझने के लिए उसको बहुत ज़रूरी है। छोटा सा लेक्चर है, देख लेना, कोई बात नहीं है।
और उसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो भी मुझे बताना, प्रॉब्लम हालांकि नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर ग्राम इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट तुम लोग को पता है तो अच्छा मैं एक बार बता भी देता हूँ कि व्हाट इज, यू नो हाउ टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट। सी इक्विवेलेंट वेट इज एक्चुअली व्हाट, molecular weight divided by what, number of H plus ions that can be accepted by the anion part, or I will say total negative charge of anion, okay। कुछ किताब में इसको n फैक्टर भी बोलते हैं, n फैक्टर, और लिख लो, और n फैक्टर। अच्छा कुछ किताब में इसको वैलेंसी फैक्टर भी बोलते हैं, कोई बात नहीं, एक ही बात होता है। टोटल नेगेटिव चार्ज यानी क्या होता है, जैसे कि पकड़ लो ऐसे कुछ Al2SO4 होल 3, अगर इसको हम लोग तोड़ दे तो क्या होता है 2Al3 प्लस। अच्छा ये कैसे टूटता है ये भी मैंने उसकी लेक्चर में दिखाया है, तो ज़रूर देख लेना। 2Al3 प्लस 3SO4 2 माइनस। अभी देखो कितने SO4 है यहाँ पर, 3 तो SO4 है ना, हर एक SO4 का चार्ज कितना है -2, तो 3 तो SO4 का कितना होगा -6, 3 × 2 ना -6 होगा। जितने नेगेटिव चार्ज होगा उतने नंबर ऑफ H प्लस आयन विल बी एक्सेप्टेड, कोई बात नहीं। तो टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ एनायन यानी ये मॉलिक्यूलर वेट जो है Al2SO4 होल 3 का, उसको 6 से डिवाइड करना है। दिस इज द वे टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट। वो पहला वाला लेक्चर में देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और उससे हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, जैसे कि मान लो कोई एक यूनिट, ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, मान लो कोई एक सब्सटेंस जिसका जो अमाउंट है वो ग्राम में दिया हुआ है। तो एक्चुअली द गिवन मास, द फॉर्मूला ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज गिवन मास दैट इज इन ग्राम, द यूनिट इज इन ग्राम, राइट। गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, this is the formula to calculate gram equivalent amount. Convert it from gram to gram equivalent, that is given mass divided by equivalent weight. This is the actual rule. चलो कोई बात नहीं, तो इसको देख लेना ज़रूर, आसान हो जाएगा। So now अभी देखो what is normality। पहले तो इतना समझ लो, it is denoted, इसको लिख लो, it is denoted by capital N, okay, it is denoted by capital N। तो क्या होता है नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी समझने के लिए हम लोग एक बड़ा सा यहाँ पर ड्राम ले लेते हैं, ठीक है। घर के पास कोई एक ऐसा ड्राम लेकर आए हम, और ला के मैंने बोला कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक शुगर और पानी का मैंने मिक्सचर रखा है, ओके। तो सब पूछने लगे सर ओके यहाँ पर तो फिर थोड़ा सा पानी है, थोड़ा सा शुगर है। हाँ ज़रूर, यहाँ पर पानी है और उसके अंदर जो है शुगर मैंने डाला हुआ है, इसके अंदर जो है मैंने शुगर डाला हुआ है। So this is the solution or mixture of water and sugar. This is the mixture of water and sugar. Now my question is, what is the volume of this solution? I said the volume of this solution is 1 liter. Okay, it is fixed. मैंने तुमको लोगों को बता दिया कि देखो ये जो सोल्यूशन मैंने लाया यहाँ पर एक ड्राम, उसका वॉल्यूम है 1 लीटर, इट इज़ फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। और सब मुझसे पूछने लगे सर एक बात बताइए, हम लोगों को कंसंट्रेशन निकालना है, तो सर इतना बताइए कि व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ शुगर दैट इज़ डिजॉल्व्ड हेयर इन ग्राम। तो मैं बोलूँगा नहीं, मुझे ग्राम में पता नहीं है कितना है, मुझे पता है ग्राम इक्विवेलेंट यूनिट में। तो लोग बोलने लगे हाँ सर वही बताइए कि 1 लीटर वॉल्यूम के सोल्यूशन में कितने ग्राम इक्विवेलेंट शुगर है। तो मैंने बोला चलो बता देते हैं, 2 ग्राम इक्विवेलेंट, आर्बिट्रेरी वैल्यू बता रहा हूँ मैं, ओके 2 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ शुगर यानी सॉल्यूट, राइट। तो देखो 1 लीटर वॉल्यूम सॉल्यूशन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, नॉट सॉल्वेंट, याद रखना। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, कितना है 1 लीटर। उस 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में कितने ग्राम इक्विवेलेंट शुगर है, इट इज 2 ग्राम इक्विवेलेंट शुगर। देन इट मीन्स द नॉर्मलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज ऑफ द सॉल्यूशन इज 2। और किससे डिनोट करते हैं इसको, n से ना, तो ब्रैकेट में बस लिख देना n, ठीक है। हालांकि नॉर्मलिटी अगर लिखोगे तो इसको ब्रैकेट में n लिखने का जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है। तो सर 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में 2 ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूशन है, शुगर है, तो आप बता रहे हैं कि नॉर्मलिटी 2 है। हाँ सर अगर इस जगह में 2 की जगह हम लोग 3 ग्राम इक्विवेलेंट शुगर बोलते कि इसमें 3 ग्राम इक्विवेलेंट शुगर डिजॉल्व है, हाँ तो नॉर्मलिटी भी 3 होता ना, नॉर्मलिटी भी 3 होता। लेकिन द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन शुड बी फिक्स्ड, इट शुड बी 1 लीटर, इट शुड नॉट वेरी। द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन शुड बी 1 लीटर, इट शुड नॉट वेरी। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन जो 1 लीटर है, हाँ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है ग्राम इक्विवेलेंट पे वो वेरी हो सकते हैं। सर अगर 3 ग्राम इक्विवेलेंट की जगह हम लोग ले लेते 4 ग्राम इक्विवेलेंट, हाँ तो नॉर्मलिटी 4 हो जाता ना, नॉर्मलिटी 4 हो जाता। अच्छा सर अगर ऐसा मान लो कि इसके अंदर हम लोगों ने फिर से पानी डाला हुआ है, हाँ तो डालो,
हालांकि वी शुड नॉट चेंज द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, लेकिन तुम लोगों ने शैतानी किया है, 1 लीटर को मान लो पानी डाल डाल के इसको बढ़ाकर इसको 2 लीटर बना दिए, तो क्या कर सकता हूँ मैं? Sir, now the volume of the solution is 2 liter and you said that we should not change the volume of the solution. Yes, we should not change the volume of the solution, but क्या कर सकते हो, तुम लोगों ने चेंज किया हुआ है, 1 लीटर की जगह तुम लोगों ने 2 लीटर कर दिया है. Now the amount of solute is 4 gram equivalent. Sir, क्या अभी भी नॉर्मलिटी 4 है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. The normality is not 4 right now. Why sir? क्योंकि नॉर्मलिटी हम लोग निकालेंगे when the volume of the solution is 1 liter, but here in this case the volume of the solution you have made 2 liter. तो सर कैसे निकालेंगे? अरे सिंपल प्रोसेस, यूनिटरी प्रोसेस वाला. 2 लीटर सॉल्यूशन में अभी हम लोग देख रहे हैं 4 ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट है. तो सर हमने बताया कि वी शुड कैलकुलेट द नॉर्मलिटी व्हेन द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज 1 लीटर. तो अगर 2 लीटर में 4 ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट है तो सर 1 लीटर में कितना है फिर? तो फिर 4/2 यूनिटरी प्रोसेस ना, इट मीन्स 2 ग्राम इक्विवेलेंट. अच्छा, तो सर अगर इसी सॉल्यूशन का हम लोग अगर 1 लीटर बना देते तो उसमें 4 नहीं 2 ग्राम इक्विवेलेंट शुगर रहता. ओ सर, तो देन द नॉर्मलिटी इज 2. बस यूनिटरी प्रोसेस अप्लाई करना है इसमें. वॉल्यूम का सॉल्यूशन कुछ भी बना लो, इसको 2 लीटर की जगह 10 लीटर बना लो, फिर भी हम लोग वही अप्लाई करेंगे. अच्छा, 10 लीटर में 2 ग्राम इक्विवेलेंट, तो 1 लीटर में कितना? इट विल बी 2/10 यानी 0.2. सो द नॉर्मलिटी विल बी 0.2. ऐसा ही है. सो द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन शुड ऑलवेज बी 1 लीटर. अगर प्रैक्टिकली नहीं है तो उसको यूनिटरी प्रोसेस से हम लोग बना लेंगे, कोई बात नहीं है. क्योंकि मान लो कभी भी ऐसा कुछ कभी होता है क्या कि प्रैक्टिकली हम लोग कोई भी सॉल्यूशन को 1 लीटर रखेंगे वॉल्यूम जस्ट टू कैलकुलेट द नॉर्मलिटी? इट इज इम्पॉसिबल, इट इज नेवर पॉसिबल, इम्पॉसिबल. तो हम लोग क्या करेंगे? मैथमेटिकली सॉल्व कर लेंगे ना कि 2 लीटर में इतना है तो 1 लीटर में कितना है. चलो अच्छा, 500 ml में इतना है तो सर 1000 ml में कितना है, यानी 1000 ml यानी 1 लीटर ना. तो बेसिकली हम लोग ये देखें कि द अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इज इन 1 लीटर, दैट इज वॉल्यूम, बट द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज गिवन इन ग्राम इक्विवेलेंट यूनिट एंड द नंबर ऑफ दैट ग्राम इक्विवेलेंट इज एक्चुअली द नॉर्मलिटी व्हेन द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज 1 लीटर. ओके, the volume of the solution, when the volume of the solution is 1 liter, then the number of gram equivalent of solute present in this solution, this number is actually the normality. अगर ये 2 की जगह 4, वॉल्यूम इज 1 लीटर ना, ये 4 ग्राम इक्विवेलेंट है, सो द नॉर्मलिटी विल बी 4. जो नंबर है यहाँ पर वही होगा यहाँ पर, बिल्कुल सेम है. चलो कोई बात नहीं, बहुत समझा दिया इसको. अभी थोड़ा सा फास्ट कर लेते हैं क्योंकि ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज याद नहीं रहेगा. अगर ये याद नहीं रहता है ना तो बहुत प्रॉब्लम होता है. तो डेफिनेशन क्या होगा? द अमाउंट ऑफ द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, the number of gram equivalent of any solute, the number of gram equivalent of any solute dissolved in 1 liter or 1000 ml or 1000 cc यानी सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन is known as the normality or normal concentration of the solution, normal concentration of the solution. तो ध्यान में रखो दोनों चीज, क्या क्या देखो यहाँ पर, दिस इज 1 लीटर और 1000 ml और 1000 सेंटीमीटर क्यूब. सर ये कैसे हो गया? ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ 1 लीटर, ठीक है. तो 1 लीटर को अगर हम लोग 1000 ml में कन्वर्ट करें तो क्या होता है फिर? इट विल बी 1000 ml. कैसे? 1 लीटर मल्टीप्लाई बाई 10, सो इट विल बी 10 डेसीलीटर और 10 से मल्टीप्लाई करो तो 100 सेंटीलीटर और 100 और 10 से मल्टीप्लाई करो तो वो बनता है 1000 मिलीलीटर ऐसा. और हम लोग को ये भी पता है कि 1 लीटर मतलब होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब. ओके, तो इससे और एक चीज़ याद रखना कि इफ़ 1 liter equals to 1000 ml and also this 1 liter equals to 1000 centimeter cube, so we can conclude that 1 ml is actually equivalent or equal to 1 cc. इसको याद रखना. हाँ,
1 ml इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। बहुत प्रॉब्लम आता है इसमें, बहुत प्रॉब्लम इसको ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। सो 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 ml और 1000 सेंटीमीटर क्यूब, याद रखना है इसको। चलो हो गया। नाउ नॉर्मलिटी इज डिनोटेड बाय कैपिटल N, ठीक है। तो एग्जाम्पल लेते हैं ना, तो एग्जाम्पल लेंगे तो समझ जाएंगे बिल्कुल। एग्जाम्पल नंबर 1, क्या एग्जाम्पल, 3 ग्राम इक्विवेलेंट, इतना ज़्यादा शायद रहता नहीं है लेकिन कोई बात नहीं, 3 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सुगर is dissolved in 1000 ml of solution, ठीक है। सो व्हाट इज द नॉर्मलिटी, देयरफॉर नॉर्मलिटी इज व्हाट, देखो 1000 ml यानी 1 लीटर, दिस 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन यानी 1 लीटर, 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन में कितने ग्राम इक्विवेलेंट है, 3। द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज एक्चुअली द नॉर्मलिटी ऑफ द सॉल्यूशन व्हेन द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज 1 लीटर। सो दिस इज 3 इन ब्रैकेट कैपिटल N। एग्जांपल नंबर 2, 4 ग्राम इक्विवेलेंट ग्लूकोज, 4 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ग्लूकोज dissolved in 1 liter of solution, 1 liter of solution, therefore normality is equals to what, normality will be equals to 4 in bracket capital N, 4 in bracket capital N, क्योंकि देखो 1 लीटर सोल्यूशन, यहाँ पर भी 1 लीटर, एक्चुअली 1000 ml लिखा था मैंने, 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन है और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज 4, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज एक्चुअली द नॉर्मलिटी। सीख गए ना हम लोग। तो दिस एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2। चलो और एग्जांपल लेते, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, इसको मिटा दूंगा। चलो एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल नंबर 3 मैंने ले लिया, मान लो 2 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl इज डिजॉल्व्ड, कुछ भी इज डिजॉल्व्ड इन 500 cc और 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, नॉर्मलिटी इज व्हाट, नॉर्मलिटी देखो बहुत से किताब ऐसे हैं जहाँ पर कुछ फार्मूलाज वगैरह यूज़ करते हैं, W/mv ऐसा कुछ, तो मैं उन फार्मूलाज को उतना ध्यान में रखता नहीं हूँ, क्योंकि जब हम लोग फार्मूला को इम्प्लीमेंट करते, फार्मूला को अप्लाई करते, तो वो क्या होता है ना, जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा तो हर एक कॉन्सेंट्रेशन के लिए डिफरेंट फार्मूला हो जाता है। तब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट्स को छोड़कर उस फार्मूला में ध्यान देते। फार्मूलाज कितने याद रखोगे और कितने दिन तक याद रहेगा, अगर कॉन्सेप्ट याद रखोगे तो वो फार्मूला जो है तुम बैठ के बना लोगे, कुछ भी नहीं हो फार्मूला, मैं बता दूंगा, कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से अगर याद रखना है तो उसके कॉन्सेप्ट याद रखो। ये डेफिनेशन बहुत दिन तक याद रहेगा कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो व्हाट विल बी द नॉर्मलिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन, सी। तो इसको हम लोग सेंस अप्लाई करेंगे। सर ने बताया कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब और 1 लीटर और 1000 ml होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो 500 सेंटीमीटर क्यूब है, तो याद रखो ना 500 सेंटीमीटर क्यूब में अगर 2 ग्राम इक्विवेलेंट है तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा फिर, प्योर मैथमेटिक्स, दैट इज इंटू 2 यानी 4 ग्राम इक्विवेलेंट। यूनिटरी प्रोसेस करके देखो, यही होगा ना। सो अगर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता देन द ग्राम इक्विवेलेंट विल बी 4, सो इट विल बी नॉर्मलिटी 4। ऐसे करेंगे ना हम लोग, ओके। चलो एग्जाम्पल नंबर 4 ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या, मान लो अभी तो हम लोग नॉर्मलिटी कैलकुलेट कर रहे थे, लेकिन अगर किसी का नॉर्मलिटी दिया हुआ है, ओके, दैट इज 0.4 in bracket n, that is the normal solution, 0.4 bracket n H2SO4 solution, H2SO4 solution means what, see 0.4 is the number of gram equivalent of solute dissolved in 1 liter of solution, so हम लोग लिख सकते means 0.4 gram equivalent, 0.4 gram equivalent of what, which solute is what, H2SO4, of H2SO4 is dissolved in what, 1 liter or 1000 ml or 1000 centimeter cube of solution, तो ऐसे हम लोग बना सकते, कोई बात नहीं है।
तो नॉर्मलिटी ये बन गया। तो इतने एग्जाम्पल्स काफ़ी है, ठीक है। तो अभी हम लोग एक चार्ट देखेंगे, मिटा दिया मैंने जल्दी जल्दी, तो अगर नहीं हुआ था तो पॉज करके देख लेना, कोई बात नहीं। कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं चैप्टर पढ़ के। अच्छा, जो अभी हम लोग एक चार्ट बनाने वाले हैं उसको ध्यान से देखना। इधर पे मैं लिखा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ओके। यहाँ पर मैंने लिख दिया कॉन्सेंट्रेशन, नो इधर पे मैंने लिख दिया नॉर्मालिटी। ये वाला मैंने लिख दिया रिप्रेजेंटेशन और सिंबल। यहाँ पर मैंने लिख दिया नेम ऑफ द सॉल्यूशन, सो दीज आर द 4 कॉलम्स, ओके। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, नॉर्मालिटी, सिंबल और रिप्रेजेंटेशन भी कह सकते हो, उसको रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं, हाँ, रिप्रेजेंटेशन व्हाटएवर, रिप्रेजेंटेशन। So normality, representation and name of the solution, okay। तो पहला वाला जो है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, इसको देखते हैं हम लोग। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है वो, मान लो 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट पर लीटर सॉल्यूशन, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यानी सर 1 लीटर में 1 ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूशन है, तो नॉर्मलिटी क्या होगा फिर, 1 होगा ना, नॉर्मलिटी 1 होगा। रिप्रेजेंटेशन क्या कैसे करेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे 1 इन ब्रैकेट n और जस्ट n, रिप्रेजेंटेशन इज ओनली n। नेम ऑफ द सॉल्यूशन विल बी, जिस सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी 1 होता है, जिस सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी 1 होता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल सॉल्यूशन, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, नॉर्मल सॉल्यूशन। तो ये तो हो गया पहला वाला, ये हो गया पहला वाला, राइट। नेक्स्ट, मान लो किसी एक सॉल्यूशन में 2 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट पर लीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व्ड है। तो सर 1 लीटर सॉल्यूशन में अगर 2 ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट है, यानी द नॉर्मलिटी विल बी 2 एंड द रिप्रेजेंटेशन विल बी 2 इन ब्रैकेट n एंड नेम ऑफ द सॉल्यूशन विल बी बाइनॉर्मल सॉल्यूशन, बाई यानी 2, बाइनॉर्मल सॉल्यूशन। दिस इज व्हेन 2 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर सॉल्यूशन। नेक्स्ट सर, अगर 1/2 ग्राम इक्विवेलेंट हो, हाँ तो कोई बात नहीं है, 1/2 ग्राम इक्विवेलेंट यानी हाफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इज इन 1 लीटर सॉल्यूशन। सो हाफ यानी ये नॉर्मलिटी होता है 0.5 एंड व्हाट विल बी द रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन विल बी n इन ब्रैकेट डिवाइडेड बाय 2, कोई बात नहीं है। और नॉर्मलिटी अगर 1 हो तो उसको कहते हैं नेम ऑफ द नॉर्मल सॉल्यूशन, और अगर नॉर्मलिटी हाफ यानी 0.25 हो तो उसको कहते हैं सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन। चलो अच्छा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, अगर ये हो जाए कहीं से 1/10 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1 liter of solution, so it will be 1/10, this number is 1/10 na, number of gram equivalent per liter is the normality, so it is 1/10 yani 0.1, so the representation will be n/10 and the name of the solution will be decinormal solution. Then 1/100 gram equivalent per liter, 1/100 gram equivalent of solute per liter of solution, that is 1/100 yani what, it is 0.01, so the representation will be n/100, that is centinormal सॉल्यूशन। तो ये जो 5 सॉल्यूशंस के नाम है इसको याद रखना, कोई बात नहीं है, हम लोग समझ भी सकते हैं कि नॉर्मल सॉल्यूशन, बाइनॉर्मल सॉल्यूशन, सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन, डेसिनॉर्मल सॉल्यूशन और सेंटीनॉर्मल सॉल्यूशन। तो याद रखने वाला चीज़ क्या है, इससे अगर पूछा गया है कि व्हाट इज नॉर्मल सॉल्यूशन, नॉर्मल सॉल्यूशन मींस नॉर्मलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1, यानी 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन।
नेक्स्ट अगर पूछा जाए कि व्हाट इज डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन, व्हाट इज डेसी नॉर्मल? डेसी नॉर्मल मीन्स सर 1/10 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 1 liter ऑफ सॉल्यूशन. व्हाट इज सेंटी-नॉर्मल सॉल्यूशन? सर सेंटी-नॉर्मल सॉल्यूशन मीन्स रिप्रेजेंटेशन इज n/100, यानी 1/100 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 1 liter ऑफ सॉल्यूशन. ऐसे करके हम लोग पांचों को इजीली कर सकते हैं, कोई बात नहीं है. बस ये जो नाम है ना, ये बाई, सेमी, डेसी, सेंटी, इसको याद रखो, बाकी पूरा हो जाएगा, कोई बात नहीं है. कितने हुआ है? 5. 1 2 3 4 5. नॉर्मल मतलब तो नॉर्मलिटी 1 ही है, इसका तो कोई दिक्कत नहीं है ना. तो ये चार्ट बना लो. तो इसको मैं मिटा देता हूं, अगर नहीं हो तो इसको पॉज करके नोट कर लेना. चलो ये तो हो गया. अभी इसके बाद देखते हैं व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोलालिटी. यूनिट ऑफ, सॉरी इट्स नॉट मोलालिटी, इट्स नॉर्मालिटी. यूनिट ऑफ normality. And also one thing sir, normality is also determined with respect to solution, not solvent. Again I am saying only molality is the only concentration that is determined with respect to solvent. Rest of the concentrations are determined with respect to solutions. So unit of normality will be what? It is again solute by solution. And the unit of solute, now remember, number of gram equivalent of solute. So the unit of solute is in gram equivalent, okay? And the amount of solution is in volume, yani what? 1 liter or liter, okay? So basically the unit will be gram equivalent by liter, yani the unit is gram equivalent per liter, or gram equivalent liter inverse. हो गया? So this is the unit of normality. Okay, the last part from normality. What is that? See, temperature dependency. Temperature dependency. What is that? What is temperature dependency? Normality टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट है या नहीं? सवाल ये आता है कि नॉर्मलिटी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट है या नहीं. कैसे हो सकता है? अगर नॉर्मलिटी, अच्छा हम लोगों ने बचपन से ये पढ़ा है कि वॉल्यूम इज़ क्वांटिटी विच इज़ डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर. अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो वॉल्यूम भी बढ़ जाता है, अगर टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो वॉल्यूम भी डिक्रीज हो जाता है. देखो यहाँ पर द यूनिट ऑफ नॉर्मलिटी में ध्यान में दो, दैट इज ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन ना. लीटर किसका वॉल्यूम, लीटर किसका यूनिट है? लीटर इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम ना. So the solution is represented in volume. The solution is represented in volume, which means according to the temperature dependence. Yes, normality is temperature dependent. Why? Because here the solution is represented in terms of volume. Normality is temperature dependent. Why? Because solution is represented in volume, represented in terms of volume, है ना. So normality is temperature dependent because solution is represented in terms of volume. जितने भी यूनिट्स में हम लोग देखेंगे कि एक वॉल्यूम रिलेटेड टर्म है, मतलब समझ जाएंगे वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगे. तो ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं. इस लेक्चर तक ये नॉर्मलिटी हम लोगों ने कर लिए. देखो 8 तरीके का कंसंट्रेशन है और बहुत डिटेल्स में समझना है. अगर ये जल्दी में करना है तो 5 मिनट में भी एक कॉन्सेंट्रेशन निपटा सकते हो, कोई भी तुम भी निपटा सकते हो, लेकिन वो कंसेप्ट नहीं होगा. अगर याद रखना है सालों साल तो इसके लिए इसको धीरे से बहुत डेप्थ में जाके समझो, ऐसे समझने की कोशिश करो और इसका नोट्स बना लो. तो मैं कॉन्फिडेंसली बोल सकता हूँ कि कोई और जगह में नोट्स बनाने की कोशिश मतलब ज़रूरत पड़ेगी नहीं, कोई नोट्स की ज़रूरत नहीं पड़ता, इतना काफ़ी है, मोर देन इनफ. चलो इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन अभी के लिए हम लोग परसेंटेज स्ट्रेंथ और नॉर्मलिटी जो है देख लिए. इसके नेक्स्ट जो लेक्चर आने वाला है उसमें हम लोग देखेंगे दैट इज़ व्हाट इज द रेस्ट ऑफ द कंसंट्रेशंस, वो हम लोग देखेंगे. दैट इज़ मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन. लेकिन उससे पहले ज़रूर वो ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम मोल,
इक्विवेलेंट वेट, मॉलिक्यूलर वेट जो है उसको बार बार हर रोज़ देखते रहे ना, अदरवाइज ये जो टॉपिक जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। सर हमको तो याद ही नहीं है कि कैसे ग्राम इक्विवेलेंट को कैलकुलेट करना पड़ता है। और अगर ग्राम इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करना पड़ता है ये अगर किसी को याद नहीं है तो कभी वो नॉर्मलिटी मोलरिटी नहीं बना पाएगा। सो तब तक के लिए इस जो कॉन्सेप्ट है इसको ध्यान में रखो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखने वाले व्हाट इज मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन और द रेस्ट। ओके, गुड बाय एंड प्लीज़ like, share and subscribe our channel. Thank you.